लास्ट एपिसोड के अंदर हम लोगों ने ये देखा था कि जो महाराज जयराज थे वो नंदनी के पास में आए हुए थे। नंदनी भी यहाँ पर उससे कुछ सवाल पूछती है। हालांकि महाराज जयराज जब उसके उत्तर देते हैं तो उसके साथ नंदनी साफ साफ उसको वहीं पर ही मना कर देती है और वहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं आज के नेक्स्ट एपिसोड को। क्या आपको कुछ भी नहीं पता? यहाँ पर जब नंदनी अपने पिता को देखती है तो उसके साथ में वो तो बहुत ज्यादा निराश हो जाती है। उसे लगा था कि उसके पिता उसको आराम से सब कुछ बता देंगे जो जो यहाँ पर हुआ है और जो जो इसके अंदर है। वो उसे यहाँ पर अपना सबसे ज्यादा बड़े हीरो मानती थी। उसे ये नहीं पता था कि उसके पिता को इतने ज्यादा इजी सवालों के बारे में नहीं पता था जो यहाँ पर वो उसके टीचर की बुक के अंदर लिखे हुए थे। वास्तव में नंदनी जब इसके बारे में बहुत ज्यादा दुखी थी और अपने पिता को देख रही थी कि वहीं उसके ऐसे हाव भाव उसकी बातें सुनने के साथ में जयराज का चेहरा यहाँ पर शर्म से लाल हो जाता है। क्या ऐसा नहीं हो सकता? बिल्कुल असंभव है। आखिरकार ऐसा हो कैसे सकता है? जो जयराज था वो उससे कहता है। लेकिन उसकी बात सुनने के साथ में नंदनी कहती है, हाँ लेकिन ये सही है, मैं आपसे कोई झूठ नहीं कह रही हूँ। वास्तव में पिताजी आपको कुछ नहीं आता है। आप मुझे कहते हैं पढ़ाई कर लो, लेकिन देखो खुद को, आखिरकार आपको भी कुछ नहीं आता है। मुझे लगा था कि आपको सब कुछ आता होगा, लेकिन फिर भी। लेकिन उससे तुम जयराज कहता है, नंदनी तुम झूठ बोल रही हो, मुझे इसके बारे में कैसे नहीं पता होगा। अच्छा ठीक है, अगर तुम ऐसा कुछ कह रही हो तो ठीक है, ये साबित करो कि मुझे कुछ ही नहीं आता है। तो उसके साथ में नंदनी कहती है, हाँ तो ठीक है, ये बिल्कुल सरल है। ठीक है, मैं भी आपको बताता हूँ। ठीक है, मैं आपसे भी कुछ पूछने जाती हूँ। यहाँ पर मैं आपसे एक वाक्य पूछती हूँ। एक चक्र में शक्ति एकत्रित करना और डेंटियन में उसे अभिसरित होना, आखिरकार इसका क्या मतलब हुआ? जो नंदनी थी वो उससे ये सवाल पूछती है। ये बिल्कुल नॉर्मल सा एक सेंटेंस था। तो उसके बाद सुनने के साथ में जयराज कहता है, अरे ये तो बड़ा सरल है, इसका तो मैं तुम्हें यहाँ पर बैठे बैठे क्या आंख बंद करके भी इसका जवाब दे सकता हूँ। इसका मतलब है कि पहले शक्ति को एक जगह पर समर्पित करो और उसको एक चक्र के अंदर ढालो और उसके बाद में उसे डेंटियंस के अंदर प्रसारित करो, जिसके साथ में तुम्हारी ताकत आगे बढ़ेगी। जयराज ने उसे समझाया। तो उसके साथ में यहाँ पर नंदनी कहती है, अच्छा तो फिर इसके बारे में क्या? सांस को टावर के में इकट्ठा करो और उसे एक पानी ऊर्जा की तरह फैलाओ। तो जयराज कहता है, इसका भी यही है। तुम्हें सबसे पहले अपनी सांस को अपनी एनर्जी के साथ में मिलाना है और एक जगह इकट्ठा करके एक टावर का निर्माण करना है और अनियंत्रित होगा उसको यहाँ पर छोड़ देना है। जो जयराज था वो उससे कहता है। तो उसके बाद सुनने के साथ में नंदनी उसको पढ़ने तो देखने लगती है। तो जयराज कहता है, क्या हुआ? क्या अभी भी मैंने सही नहीं बोला? तो नंदनी कहती है, बिल्कुल नहीं पिताजी, आपने तो पता नहीं क्या क्या बता दिया है। ये तो कुछ ऐसा है जैसे कि यहाँ पर छोटी मोटी बच्चों की राइम्स। आखिरकार आपको तो कुछ आता ही नहीं है। तो वही जयराज कहता है, तुम मुझे कह रही हो मुझे कुछ नहीं आता है? चलो ठीक है, तुम बताओ कि आखिर का क्या मतलब है? तो जयराज कहता है। तो उसकी बात सुनने के साथ में यहाँ पर जो नंदनी थी वो कहती है, हाँ ठीक है, जैसे यहाँ पर टीचर विपिन ने बताया, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ कि आखिरकार उन्होंने मुझे यहाँ पर क्या क्या समझाया है और क्या क्या नहीं है। मैंने भी इसके बारे में उनसे पूछा था तो उन्होंने मुझसे यहाँ पर कहा था, जो पहला वाक्य है उसके बारे में, शक्ति को एक घेरे के अंदर इकट्ठा करना है, उसे पूर्णतः स्तर तक लेके जाना है और उसे विकसित करना है ताकि उसके साथ में उस एनर्जी को डेंटियन के अंदर एकत्रित किया जा सके। वरना ऐसा कुछ होगा जिससे स्रोत ऊर्जा अनियंत्रित हो सकती है, जिससे नियंत्रित होना आसान हो सकता है और जिसकी वजह से ये भी हो सकता है कि आपके शरीर को यहाँ पर नुकसान पहुंच जाए और छोटी सी गलती यहाँ पर आपके जीवन के ऊपर एक बहुत ज्यादा कहर डाल सकती है। और दूसरी बात ये थी कि अपनी एनर्जी को टावर की तरह इकट्ठा करो, उसे इतना ऊंचा लेकर जाओ, इसे इतना ज्यादा ताकतवर बनाओ और उसके साथ में उसके ऊपर की एनर्जी को इकट्ठा करने के बाद में उसे धीरे धीरे करते हुए अपने शरीर के अंदर छोड़ो, जिसके साथ में ही ऐसा होगा कि यहाँ पर पहले एक तालाब बनाया जाए, उसके अंदर पानी डाला जाए और उससे नदी निकाल दी जाए। वैसा ही कुछ, वैसे हमें यहाँ पर अपनी एनर्जी को भी नियंत्रित करना है। जो नंदनी थी वो उसे यहाँ पर सब कुछ बताने लगती है। वहीं दूसरी तरफ उसकी बात सुनने के साथ में ही जो जयराज था वो चौंका हुआ था। हालांकि उसकी उस बात को वो बड़े गौर से सुन रहा था, क्योंकि उसकी उस बात के अंदर कुछ ना कुछ तो जवाब छिपा हुआ था और वास्तव में वो बात उसे समझ में आती है। उसे अचानक से यहाँ पर कुछ महसूस होता है, ये वास्तव में उससे बिल्कुल अलग है, ये ऐसे कैसे हो सकता है? लेकिन उसी बीच अचानक से उसको कुछ महसूस होता है। उसे महसूस होता है कि उसके शरीर के अंदर की एनर्जी धीरे धीरे करते हुए उसी की तरह यहाँ पर एक्टिवेट होने लगी थी और उसके शरीर के अंदर फैलने लगी थी। हालांकि जिस समय वो यहाँ पर इसी बारे में सोच ही रहा था कि उसी जगह पर उसके शरीर के अंदर से एक एनर्जी फूटती है और अगले ही पल एक आवाज आती है। आवाज के साथ में ही अचानक से उसके ऊपर एक धर्म चक्र एक्टिवेट हो जाता है
और धर्म चक्र के साथ में ही उसकी आत्मा बाहर निकल जाती है। आत्मा के साथ में वो चक्र वास्तव में एक दिव्य लग रहा था। उसके पीछे वो चक्र बिल्कुल यहाँ पर एक शाहीपन का याद दिला रहा था। उसी वक्त यहाँ पर जयराज को महसूस होता है कि उसने अभी अभी यहाँ पर स्टेज 9 को अचीव कर लिया है, जो यहाँ पर धर्म पहलू है। धर्म पहलू के साथ में उसकी ताकत और ज्यादा बढ़ चुकी थी। वास्तव में अब इस जगह पर वो महसूस कर सकता था कि उसकी ताकत कितनी ज्यादा हो चुकी थी। वहीं उस चीज को देखने के साथ में नंदनी भी हैरान थी। वो वास्तव में ये सोच रही थी कि उसकी जो ताकत है वो यहाँ पर शायद उसके लिए ही बनी हुई थी। शायद वो साधना टेक्निक और उसकी ताकत के साथ में काम करती थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि कोई अपर लेवल का कोई बंदा भी इस ताकत का यूज करते हुए अपनी साधना को आगे बढ़ा सकता था। और वास्तव में ये बात उसके लिए कोई छोटी नहीं थी। तो उसके साथ में यहाँ पर जो जयराज था, दूसरी तरफ वो अपनी साधना को स्थिर कर लेता है और अपनी आंखें खोलने के बाद में कहता है, ये क्या था नंदनी? क्या वास्तव में तुम्हारे टीचर विपिन ने तुम्हें ये सब कुछ पढ़ाया है? ये बहुत ज्यादा खतरनाक था। क्या तुम मुझे इसके बारे में कुछ और समझा सकती हो? क्या ये तुम्हारे टीचर विपिन ने बताया है? जो जयराज था वो बहुत ज्यादा उत्सुक हो जाता है और उसके बाद यहाँ पर नंदनी से कहने लगता है। हालांकि उसकी बात सुनने के साथ में नंदनी अपने दोनों हाथों को अपने सामने बांध लेती है और कहती है, पिताजी आप ये क्या कह रहे हैं? आपने तो मुझसे कहा था ना कि मैं किसी को भी इस डिग्री के बारे में ना बताऊं और आप भी मेरे से इसके बारे में ना पूछेंगे। और इसके अलावा ये टीचर विपिन ने बताई है, तो मैं आपको इसके बारे में ज्यादा नहीं बता सकती हूँ, मुझे माफ करिएगा। नंदनी अपना मुंह फुलाते हुए यहाँ पर जयराज से कहती है। जयराज जब उसकी बात सुनता है तो उसके बाद उसको समझ में आ जाता है कि अभी उसने क्या किया था। तो उसके बाद वो कहता है, वो तो मैं तो ऐसे मजाक कर रहा था। नंदनी क्या तुम एक मदद कर सकती हो? तो नंदनी कहती है, हाँ बताइए। तो उसके साथ में यहाँ पर वो कहता है, तुम एक काम करो ना कि तुम अपने टीचर विपिन से बात करो और मुझे उनका एक स्टूडेंट बनने में मदद कर दो। तुम्हें ना मुझे अपना पिता ही कहना, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, बस तुम्हें मैं यहाँ पर सीनियर कह के बुलाऊंगा, क्योंकि तुम मेरे सीनियर हो जाओगी ना, इसी वजह से। जो जयराज था वो उससे कहता है और उसके पास में उसके चिपकने लगता है। तो उसकी बात सुनने के साथ में वो कहती है, नहीं पिताजी मुझे माफ करना, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। और सीनियर नहीं, आप मेरे पिताजी सही हो, आप मुझे बेटी बोल लिया करो, मुझे सीनियर विनियर नहीं सुनना। ये तो ऐसा हो जाएगा जैसे कि आप मैं बहुत ज्यादा बुढ़ी हो गई हूँ। आप क्या मुझे बुढ़े बोल रहे हैं? तो उसके साथ में जयराज कहता है, लेकिन यार मैं भी टीचर स्टूडेंट बनना चाहता हूँ उनका। जयराज रोने लगता है मन ही मन में, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि ये साधना टेक्निक ऐसी कुछ थी जिसके बारे में उसके सोचना बड़ा मुश्किल हो चुका था। लेकिन अब वो जानता था कि अभी उसके बारे में वो कुछ नहीं कर सकता था। वो सिटी का एक राजा था और अगर वो सीधा जाके विपिन से ऐसा कहेगा तो कितना अटपटा सा लगेगा कि वो एक राजा उसका एक स्टूडेंट बनना चाह रहा था। इसी वजह से जयराज उस बात को टाल देता है और थोड़ी देर बात करने के बाद उससे कहता है, नंदनी अगर तुम यहाँ पर अपने टीचर विपिन की इस साधना टेक्निक के साथ में काम कर रही हो तो फिर तुम्हारी साधना टेक्निक और तुम्हारा साधना लेवल कितना ज्यादा हो गया होगा, तुम्हारी ताकत कितनी बढ़ गई होगी। क्योंकि लास्ट टाइम मैंने देखा था कि तुम्हारी ताकत यहाँ पर 0.5 थी, आखिरकार क्या तुम्हारी ताकत थोड़ी सी बढ़ जाएगी? तो इसके साथ में नंदनी कहती है, पिताजी लेकिन हमारे पास में भी वो उपकरण नहीं है जिसके साथ में हम लोग यहाँ पे इसके बारे में पता लगा सकते हैं। तो जयराज कहता है, अरे बस इतनी सी बात, तुम मेरे ऊपर एक मुक्का मारो, मैं अभी पता कर लेता हूँ कि तुम्हारी ताकत कितनी ज्यादा है। उसके साथ में ही जो नंदनी थी वो तैयार हो जाती है और उसके बाद में वो अपनी पूरी ताकत को अपने पंच के अंदर इकट्ठा करने लगती है। वहीं जयराज भी कहता है, अच्छा है, और बस उसको वो हल्के में लेते हुए वहीं पर ही खड़ा हो जाता है। वहीं नंदनी कहती है, पिताजी संभल कर, मैं मुक्का मार रही हूँ। तो वहीं पे जयराज कहता है, हाँ मारो कुछ नहीं होगा। तो उसके साथ में यहाँ पर नंदनी कहती है, चलो ठीक है। इतना कहने के साथ में ही वो अपनी पूरी ताकत को जैसे अपने मुट्ठी के अंदर इकट्ठा करती है कि आसपास की हवाएं चेंज होना शुरू हो जाती है और उसके साथ में जो नंदनी थी वो अपने पंच को पीछे ले जाती है और बूम, एक पंच आगे तरफ बढ़ा देती है। उस पंच के अंदर से इतनी ज्यादा खतरनाक एनर्जी बाहर निकल रही थी कि वहां पर बहुत ज्यादा सोनिक वेव्स बनना शुरू हो गई थी। वास्तव में ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ पर अभी अभी किसी ने जोरदार हथौड़ा मारा हो। वहीं अपनी तरफ उस पंच को बढ़ते हुए देखकर जो जयराज था वो अपने हाथ को केवल आगे कर देता है। हालांकि उसको ये नहीं पता था कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि जैसे नंदनी का वो हाथ उसके हाथ से टकराता है तो उसके साथ में ही फुट, उसके साथ में ही एक जोरदार धमाका और कुछ फूटने की आवाज आती है। वो फूटने की आवाज कुछ नहीं थी, दीवार फूटने की थी। जयराज उड़ता है और दीवार के साइड जाके दबा देता है। वास्तव में इस जगह उसकी हालत खराब हो गई थी। हाँ, ऐसा नहीं था कि जयराज कमजोर था, लेकिन उसने यहाँ पर ये बिल्कुल नहीं सोचा था कि उसकी बेटी की ताकत इतनी ज्यादा हो सकती थी। ये कम से कम 3 हॉर्स पावर तक की ताकत थी। उसे तो स्टार्टिंग में ये लगा था कि उसकी ताकत यहाँ पर 0.6 के आसपास होगी, इसी वजह से उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। लेकिन उसे ये नहीं लगा था कि उसकी ताकत इतनी ज्यादा हो जाएगी। नंदनी ये क्या है? तुम्हारी ताकत कल 0.5 थी
और आज 3 हो गई है। वहां पर जयराज उससे कहता है क्या 3? लेकिन मैंने तो यहाँ पर अभी कुछ टाइम पहले यहाँ पर टीचर विपिन के साथ में मैंने टेस्ट दिया था, तब मेरी ताकत इतनी नहीं थी, मेरी तो जब तक यहाँ पर 1.2 के आसपास ही थी, तो ये 3 कहां से हो गई? नंदिनी भी हैरान थी। उसने अब ये सोचा था कि शायद स्टार्टिंग में जो उसकी ताकत बढ़ रही है ना, वो अब धीमी हो जाएगी, लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि अब तो उसकी स्पीड और ज्यादा बढ़ गई है जैसे जैसे वो साधना को ढंग से समझने लगी है। तो उसी साथ में यहाँ पर जयराज कहता है बेटा तुम्हें यहाँ पर अपने आप को सही से रखना होगा, वास्तव में ये ताकत बहुत ज्यादा खतरनाक है। वास्तव में अगर तुम इस साथ में आगे बढ़ती हो तो तुम्हारी ताकत बढ़ती जाएगी। जो जयराज था वो उससे शब्द कहता है और नंदिनी के बारे में सोच विचार करने लगता है। हालांकि जब यहाँ पर जयराज के बारे में सोच विचार कर रहा था ना, कि वहीं दूसरी ओर प्रिंसिपल हॉल के अंदर ऋषि और प्रिंसिपल गजानन वहीं पर ही बैठे हुए थे। आसपास में कुछ एल्डर्स भी थे। तो उसी समय ऋषि कहता है प्रिंसिपल गजानन बात कुछ ऐसी है कि मैं अब यहाँ पर इस सिटी के अंदर एक प्रतियोगिता का आयोजन कराना चाहता हूँ। ये एक प्रतियोगिता चैलेंज होगा जिसके अंदर आसपास के स्टूडेंट्स का मुआयना किया जाएगा और व्हाइट रॉक सिटी के अंदर से स्टूडेंट्स को मैं देखना चाहता हूँ कि वो कितने ज्यादा पावरफुल हैं। तो क्या आप मेरी इसमें मदद कर सकते हैं? तो वही गजानन कहता है क्या आप वास्तव में ऐसा कुछ करना चाहते हैं? हालांकि मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, 3 दिन तो हमारे लिए बहुत ज्यादा कम है, हम 3 दिन के अंदर कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो ऋषि कहता है लेकिन कोशिश तो कीजिए, और इसके अलावा यहाँ पर आपकी मदद लियो परिवार भी करेगा। लियो परिवार के अंदर से सारे पैसे आपको लगने वाले हैं, आपको इसके अंदर ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। हालांकि उसकी बात सुनने के साथ में जो प्रताप वहीं पर बैठा हुआ था वो कहता है क्या लियो परिवार? हाँ हाँ ठीक है, वो कर लेगा। हे भगवान, ये पागल वागल तो नहीं हो गया है? पहले तो इस चक्कर में मेरे इतने पैसे खत्म हो गए हैं और अभी कह रहा है कि मैं इनाम भी दूंगा और पैसे ही मेरे लगेंगे। लेकिन वही ऋषि कहता है और इसके अलावा अब आप यहाँ पर बस एक जगह ही इंतजाम करना है। तो उसे हम गजानन कहता है लेकिन हम लोग ऐसा कर ही नहीं सकते हैं, आपको पता है कि ये सब कुछ करना कितना ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर कम से कम हमारे अकेडमी के अंदर ही 50,000 जने हैं। इसके अलावा बहुत से जने भी आएंगे अलग अलग, और उनके लिए रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, उनके लिए डॉक्टर की व्यवस्था, उनको चोट लग जाए तो उनको दिखाने की व्यवस्था, और उनके लिए कई सारी चीजें भी यहाँ पर हमें आयोजित करनी होगी। और मुझे नहीं लगता कि हम लोग ऐसा सब कुछ कर पाएंगे। जो गजानन था वो उससे कहता है, क्योंकि वास्तव में यहाँ पर ये कोई नॉर्मल चीज नहीं थी कि यहाँ पर 50,000 जनों के लिए केवल 3 दिन के अंदर ये सब कुछ कर दे। तो उसके बाद सुनने के साथ ऋषि कहता है ओह अच्छा। इस जगह पर वो बहुत ज्यादा सेड सा हो जाता है और कहता है अरे यार अगर ऐसी बात है तो ठीक है, प्रिंसिपल गजानन मेरी एक मदद कर दीजिए, आप जाइए और जो टीचर विपिन है उनको बोल दीजिए कि हम लोग यहाँ पर इस टेस्ट को आयोजित नहीं कर सकते हैं। उन्होंने मेरे से कहा था कि हम इस टेस्ट को यहाँ पर आयोजित कर सकते हैं, लेकिन अभी आप तो मना कर रहे हैं, तो चलिए ठीक है आप मेरी मदद कर दीजिएगा। वहां पर ऋषि उससे कहता है, लेकिन जैसे यहाँ पर वो शब्द कहता है तो उसके साथ में यहाँ पर गजानन कहता है क्या विपिन, क्या आप विपिन की बात कर रहे हैं? उस साथ में वो कहता है अरे अरे आप भी क्या मजाक कर रहे हैं, मैं तो आपसे इसे मजा कर रहा था, बस 3 दिन क्या मैं 2 दिन के अंदर सबको समझा दूंगा, आप चिंता ना करें, मैं जल्दी यहाँ पर इस काम को स्टार्ट कर दूंगा, आप इसकी फिक्र मत करिए, 3 दिन के अंदर सब कुछ हो जाएगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो प्रिंसिपल गजानन थे उसकी वो बात सुनते हुए कि यहाँ पर विपिन ने ये सब कुछ कहा था, उसके साथ में अब वो बिल्कुल तैयार हो गए थे और वो एक भी रास्ते को यहाँ पर एक भी चीज को चूकना नहीं चाह रहे थे। इसी वजह से वो जल्दी से यहाँ पर ऋषि से कहते हैं, हालांकि जैसे ऋषि उसकी वो बात सुनता है तो उसके साथ में ही वो वहीं पर ही बौखला जाता है, क्या ये विपिन के इतने ज्यादा बड़े दीवाने कब से हो गए, आखिरकार ये चल क्या रहा है? ऋषि को यहाँ पर समझ नहीं आता है कि ये बंदे उससे चाहते क्या है। भाई क्या उसकी कोई वैल्यू नहीं थी? अरे भाई वो एक टीचर है, तो मैं यहाँ पर एक गुरु हूँ, गुरु भाग्य गुरु का एक अंगरक्षक, और तुम उसको ज्यादा तवज्जो दे रहे हो। हे भगवान, हे प्रभु, ये चल क्या रहा है?